जय हिंद प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि एसएससी जीडी 2025 अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं, इनमें जितने भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी 42 सेट्स में जितने भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग जो है आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो लगभग इस बार एसएससी ने काफ़ी वेटेज रखा है इकोनॉमिक्स से, तो इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग 1 बाय 1 कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा आपके चेक पर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन नंबर के पहले 3 अंक कह रहा है कि किसके कोड को निर्दिष्ट करते हैं जिसमें आपका बैंक खाता है। तो अगर हम किसके कोड को निर्दिष्ट करते हैं, अगर बैंक खाते की बात होती है तो बैंक खाता का ये कह रहा है शहर देश बैंक शाखा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा शहर। तो यानी किसी बैंक में खाता होता है उससे पहले मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो नंबर होता है उसके सिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए। अगला देखिए कह रहा है अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में कौन सी अवधारणा एक समय काल में परिभाषित की जाती है। तो कह रहा केवल स्टॉक, केवल प्रवाह, प्रवाह स्टॉक दोनों, न तो प्रवाह और ना ही स्टॉक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल प्रवाह। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रवासन धारा स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है। तो स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन का इंक्रीज परसेंट अगर देखें तो ये ग्रामीण से ग्रामीण में सबसे ज़्यादा रहा है। अगला देखिए पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है। तो सीधे जनता से संबंधित का मतलब है, इसका सही जवाब कह रहा है कि समता होगा, आत्मनिर्भरता, विकास और आधुनिकीकरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा समता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जब प्राकृतिक संसाधन असीमित मात्रा में होते हैं तो आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है। आबादी के आकार में वृद्धि के इस त्वरित पैटर्न को क्या कहा जाता है। तो जब त्वरित पैटर्न की बात होती है तो इसे चरघातांकी वृद्धि बोला जाता है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वरोजगार महिलाओं और अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्तुत व्यापक रिपोर्ट का शीर्षक क्या है। तो कह रहा नारी शक्ति, शक्ति सहयोग, श्रम शक्ति, महिला विकास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रम शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हम लोग करेंगे कौन सा गलत है। तो जब गलत की बात आती है तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमारे सही होंगे, यानी कोई न कोई एक सही होगा और एक इसमें से गलत होगा। तो हम लोग गलत की पहचान करेंगे इनमें से कौन सा गलत है। तो देखिए कह रहा है कि भारत सरकार ने 2016 में राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना शुरू की। तो राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना 2016 में शुरू हुई थी, तो ये बात सही है। अगला कह रहा है भारत में वर्ष 2020-21 के लिए कृषि ऋण प्रवाह एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लो 15,75,398 करोड़ था। तो ये भी बात सही है। थर्ड वाला देखिएगा, भारत सरकार ने 2023 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम कह रहा लॉन्च किया था। तो ये 2023 में नहीं लॉन्च हुआ था, तो यही गलत हो गया हमारा। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा केवल थर्ड, क्योंकि ये गलत क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक थी। तो शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक थी कह रहा है मध्य प्रदेश में,
बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार भारत में जन्म दर कितनी थी? तो भारत में जन्म दर थी 19.5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, NFHS के अनुसार, NFHS 5 के अनुसार वर्ष 19 से 21 के दौरान भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा पीने के पानी से वंचित था? तो पीने के पानी से वंचित था, कह रहा है कि 3.27, 2.06, 7.32% और 5.27%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7.32%। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीविका, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किस वर्ष में जो है इसको स्टार्ट किया गया था? तो ये 2011 में स्टार्ट हुआ था। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 की लक्षित वृद्धि दर कितनी थी? तो 7%, 9%, 8% और 6%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9%। क्वेश्चन नंबर 13, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 UNDP के अनुसार 21-22 UNDP के अकॉर्डिंग कह रहा भारत में निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसकी रैंकिंग मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार ग्रामीण और शहरी भारत की मृत्यु दर में कितना अंतर था? यानी जो ग्रामीण और शहरी भारत की मृत्यु दर है उनमें दोनों में डिफरेंस कितना है? तो अगर डिफरेंस की बात की जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1.3%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में हायर एजुकेशन यानी उच्चतर शिक्षा में कितने विद्यार्थियों का नामांकन हुआ था? तो अगर नामांकन की बात करेंगे हम लोग तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 4.1 करोड़। क्वेश्चन नंबर 16, 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस पड़ोसी देश में शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी? तो सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर की अगर बात की जाएगी तो देखो कर पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO सर्वेक्षण के 77वें राउंड के अनुसार भारत में प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय क्या है? करे जिसकी गणना भारतीय यानी जिसकी गणना भुगतान किए गए वे दृष्टिकोण का उपयोग करके की गई है। तो कह रहा है कि 12,000, 8,000, 6,426, 10,228। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10,228। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, अनुशीलन समिति एवं युगांतर किस प्रकार की गतिविधियों से संबंधित थे? तो संवैधानिक सुधार, क्रांतिकारी गतिविधियां, अहिंसक विरोध और सामाजिक सुधार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रांतिकारी गतिविधियां। क्वेश्चन नंबर 19, SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार भारत में मृत्यु दर कितनी थी? तो जब मृत्यु दर की बात आएगी तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी जो एमएसपी है के संबंध में कह रहा है 18-19 के केंद्रीय बजट में कौन सा पूर्व निर्धारित सिद्धांत घोषित किया गया था। तो कह रहा है उत्पादन का 2 गुना, उत्पादन लागत का 1.5 गुना, उत्पादन लागत से 50% कम, उत्पादन लागत के बराबर। तो इसका सही जवाब होगा उत्पादन लागत का 1.5 गुना। बी इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों के लोगों की साक्षरता दर कितनी है। तो अगर हम लोग साक्षरता दर की बात करेंगे तो ये 59% है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीब आबादी का प्रतिशत सबसे कम है। तो सबसे कम की बात की जाती है पुदुचेरी हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 23। यदि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के एक प्रमुख उद्योग का निजीकरण करने का निर्णय लेती है तो इसके अनपेक्षित परिणाम क्या हो सकते हैं। तो अनपेक्षित परिणाम की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा देखिए क्या होगा। कह रहा है कि परिचालन दक्षता में वृद्धि, संभावित एकाधिकार प्रवृत्तियाँ, सार्वजनिक राजस्व में तत्काल वृद्धि और भ्रष्टाचार में कमी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा संभावित एकाधिकार प्रवृत्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 24। प्राथमिक घाटा क्या है। तो देखिए प्राथमिक घाटे की हम लोग बात करते हैं तो प्राइमरी घाटा जो होता है वो कुल घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिर हमारा डी, ये प्राथमिक घाटा होता है। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर 25 नंबर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीब सूचकांक प्रगति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में 2015 से 2021 के बीच कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए। तो कितने लोग बाहर आ गए तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13.5 करोड़। क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा गलत है। तो 3 इनमें से सही होंगे कोई और 1 इनमें से कोई ना कोई गलत होगा। तो हम लोग गलत वाले को चेक करेंगे। शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 15 से नीचे करना। ठीक है। सभी टीकों के विरुद्ध बच्चों का सार्वभौमिक टीकाकरण प्राप्त करना, ये बात सही है। लड़कियों के लिए विलंबित विवाह को बढ़ावा देना, ये भी बात सही है। 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य स्कूली शिक्षा प्रदान करना। तो ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करना। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के। तो 3 बातें सही हैं। तो यानी इसका सही जवाब ये हो जाएगा हमारा। कौन सा गलत पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है। तो चाइल्ड डेथ रेशियो की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 28। प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 28। क्वेश्चन नंबर 28। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार अफगानिस्तान से अप्रवासी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। तो अफगानिस्तान से अगर बात की जाएगी तो 0.2% हो जाएगा इसका सही जवाब।
अगला क्वेश्चन 29 नंबर, सरकारी संपत्तियों की बिक्री को किस रूप से जाना जाता है? तो इसको विनिवेश के रूप से जाना जाता है, विनिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य है? तो इनमें से कुछ बातें सत्य होंगी, कुछ गलत होंगी, तो उनको हम लोग देखेंगे। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय कृषि क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर, प्रोजेक्ट ग्रोथ रेट 5.5% थी। तो ये 5.5% ये गलत हो जाएगा हमारा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत का कृषि निर्यात लगभग 50.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंच गया था। ये बात सही है एकदम। आगे, खरीफ विपणन सीजन यानी खरीफ मार्केटिंग सीजन 21-22 के दौरान भारत में 581.7 लाख मीट्रिक टन चावल संग्रहित किया गया था। तो ये भी बात सही है। तो इस हिसाब से दूसरा और तीसरा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल थर्ड और सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31, किसके संसाधनों के कारण सभी पंचवर्षीय योजनाओं का समान महत्व नहीं दिया जा सकता था? सभी पंचवर्षीय योजनाओं को समान महत्व नहीं दिया जा सकता था। संसाधनों की सीमा, संसाधनों की उपलब्धता, संसाधनों के निजी स्वामित्व और उपलब्ध संसाधनों की समानता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसाधनों की सीमा। अगला 32 नंबर, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था हमारा 22 और 23 में। इसका सही जवाब हो जाएगा 2022-2023। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 33 नंबर, चेक की स्थिति जानने के लिए चेक पर निम्नलिखित में से किस नंबर को नोट किया जाना चाहिए? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन नंबर। तो अभी हमने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था, ये रिप्रेजेंट करता है किसी शहर या सिटी के बारे में, यानी इसके जो 3 अंक होते हैं, इसके 3 अंक ये किसी भी शहर और यानी उसकी सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अगला है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है। चेक पर अंतिम संख्या और चेक नंबर, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है चेक नंबर को। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्य कार्य उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार, उत्पादकता बढ़ाना था? तो ऐसा करा है किसमें जो है बात किया गया था? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 35, बजट घाटा किसी देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार जो है प्रभावित करता है? तो बजट घाटा, तो इससे सरकारी ऋण ग्रहण में वृद्धि हो सकती है, यह हमेशा तत्काल आर्थिक विकास की ओर ले जाता है। इसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक व्यय में कमी आती है या सरकारी व्यय में अधिशेष को इंगित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरकारी ऋण ग्रहण में वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, रोजगार कार्यालय सांख्यिकी 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में लाइव रजिस्टर की नौकरी खोजने वालों में महिलाओं का कितना प्रतिशत रहा है? तो महिलाओं का प्रतिशत रहा है 35.6%। क्वेश्चन नंबर 37, भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना यानी किस 5 ईयर प्लान के दौरान की गई थी? तो 7वीं, 9वीं, 6ठी और 8वीं। तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र यानी किस सेक्टर में सभी व्यावसायिक संस्थाएं, निगम और भागीदारियां शामिल हैं?
फर्म क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्रक, विदेशी क्षेत्रक और घरेलू क्षेत्रक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा फर्म क्षेत्रक, फर्म सेक्टर में। विकास के उच्च स्तर पर कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में अधिक योगदान देता है? तो उद्योग, कृषि, सेवा और विदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS। तो कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ देते हैं। SRS का फुल फॉर्म क्या होता है? सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि दर सबसे अधिक थी? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। तो सबसे ज़्यादा की अगर बात की जाएगी तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना तथा बाह्य आक्रमण व आर्थिक बाधाओं के कारण रक्षा और विकास पर ध्यान केंद्रित करना था? तो इसका देखो, छठी योजना, चौथी, तीसरी और सातवीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में कितने सूचक शामिल किए गए थे? तो कितने सूचक शामिल किए गए थे? देखो 12, 14, 8, 10। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कह रहा है एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी की गणना करते समय कितने संकेतक शामिल किए गए थे? तो कितने संकेतक शामिल किए गए थे? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि दर कितनी थी? 3.6%, 5.6%, 5.2% और 4.5%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4.5%। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्रक से संबंधित है? तो देखिए, प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, ठीक है, और टर्टियरी सेक्टर होता है हमारा। तो इनमें से कह रहा है कि कौन सा जो है तृतीयक सेक्टर से संबंधित है? तो कह रहा है विनिर्माण, लोक प्रशासन और विद्युत आपूर्ति सेवाएं और वानिकी। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा लोक प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा है कि वाणिज्य यानी कॉमर्स शब्द मुख्यतः किसे संदर्भित करता है? कृषि गतिविधियों को, वस्तुओं के उत्पादन को, वस्तुओं के वितरण को या वस्तुओं के विनिर्माण को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वस्तुओं के वितरण को। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सी पंचवर्षीय योजना भोजन कार्य और उत्पादकता पर केंद्रित थी? तो ये पंचवर्षीय योजना 7वीं थी। 48 नंबर, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे तेजी से गरीबी में कमी आई है? हरियाणा, मणिपुर, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 49, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश का एक प्राथमिक उद्देश्य क्या है? निजी क्षेत्र की भागीदारी को खत्म करना, सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करना, सार्वजनिक उद्यमों की दक्षता को कम करना, उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण में वृद्धि करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से क्या 9वीं पंचवर्षीय योजना का विषय था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो विषय यानी उसका जो थीम था वो हम लोग देखेंगे। कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र का विकास एवं तीव्र औद्योगिकरण, ना गरीबी दूर कर आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये भी नहीं, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास। तो इसका यही सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का जो क्वेश्चन नंबर 50 है इसका सामाजिक न्याय यानी 9वीं पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, इसका यही थीम था। क्वेश्चन नंबर 51, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात की जाएगी तो ये असम में पड़ता है हमारा। नेक्स्ट 52, प्रकृति से कच्चे माल के निष्कर्षण में कौन सा उद्योग सम्मिलित है? तो कच्चे माल में कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और निष्कर्षण उद्योग, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री, यानी विनिर्माण उद्योग, निष्कर्षण उद्योग, निर्माण उद्योग और सेवा उद्योग। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा निष्कर्षण उद्योग। अगला क्वेश्चन नंबर 53, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? तो ये हो जाता है हमारा 16.5%। क्वेश्चन नंबर 54, रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रंगराजन समिति कह रहे बैंकिंग से, गरीबी से, शिक्षा से, बेरोजगारी से। तो रंगराजन जो समिति है गरीबी से है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता मिनिमम नीड्स कार्यक्रम शुरू किया गया था? चतुर्थ, तृतीय, पांचवी, छठी। तो इसका पांचवी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील कर प्रणाली यानी प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो सर्वोत्तम व्याख्या की बात की जाएगी तो कर योग्य राशि बढ़ाने पर कर की दर बढ़ती है, इसका यही सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा कि गाडगिल फार्मूला का संबंध किससे है? तो गाडगिल फार्मूला सब्सिडी के वितरण, विदेशी निवेशों के वितरण, राज्यों को प्राकृतिक संसाधनों के वितरण, राज्यों के बीच केंद्रीय सहायता के वितरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यों के बीच केंद्रीय सहायता के वितरण, ये गाडगिल फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजनाओं के बीच शुरू की गई चल योजना यानी रोलिंग प्लान के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो अगर हम लोग रोलिंग प्लान की बात करेंगे तो देखो, सामाजिक न्याय एवं आर्थिक स्थिरता के साथ वृद्धि, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय संतुलन, आर्थिक संकट प्रबंधन और नीति समायोजन पर ध्यान केंद्रित करना। डी है कृषि विस्तार एवं औद्योगिक वृद्धि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा आर्थिक संकट प्रबंधन और नीति समायोजन पर ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर 59, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किसका है? तो लिटरेसी रेट की सबसे ज़्यादा बात की जाएगी उत्तरी में, तुम्हारा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, सार्वजनिक प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 60, सार्वजनिक प्रावधान पब्लिक प्रोविजन उन वस्तुओं और सेवाओं को संदर्भित करता है जिन्हें बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है।
और कह रहा है कि बिना किसी प्रत्यक्ष भुगतान के उपयोग किया जाता। ठीक है। केवल ऑनलाइन भुगतान के जरिए, तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ गया केवल, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा यहाँ से। अगर केवल प्रत्यक्ष भुगतान, तो केवल के हिसाब से ये भी गलत हो जाएगा। अगर केवल करदाताओं द्वारा उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर भी ओनली केवल लगा दिया गया, तो ये भी, तो इसका सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, विदेशी व्यापार का बाजारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह प्रतिस्पर्धा को कम करता है, इससे बाजारों का अधिक एकीकरण होता है, यह घरेलू वस्तुओं को अधिक महंगा कर देता है, या बाजारों को अलग अलग कर देता है। तो इससे क्या होता है कि बाजार में एकीकरण होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 62 नंबर, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में पेश किया गया। तो 7वीं योजना में, दूसरी योजना में, प्रथम योजना में और चतुर्थ योजना में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चतुर्थ 5 ईयर प्लान, यानी 4th 5 ईयर प्लान था, उसमें इसको जो है एग्जीक्यूट किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 63, कर भारत सरकार के 2023-24 केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। तो इनमें से कौन कौन से सही हैं। ठीक है, क्योंकि कूट वाला सवाल है, इसको हम लोग देखेंगे कौन कौन से इसमें से सही हैं और कौन नहीं सही है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए परिव्यय को 79,000 करोड़ से अधिक तक बढ़ाया जा रहा है, ये बात सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्षित कृषि ऋण एग्रीकल्चर क्रेडिट 20 लाख करोड़ है, ये भी बात ठीक है। अगला थर्ड देखिए, सरकार ने कर्नाटक के सूखा संभावित प्रदेश यानी उसके क्षेत्र को लगभग 10,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा है, तो ये गलत है। तो यानी हमारा सही हो गया 1 और 2, तो 1 और 2 के हिसाब से हमारा डी राइट आंसर हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 64, उच्च राजकोषीय घाटा किस प्रकार अर्थव्यवस्था के निजी निवेश के बहिर्गमन क्राउडिंग आउट का कारण बन सकता है। तो कह रहा बाजार में निजी निवेश में वृद्धि के कारण, उच्च बाजार दरों और निजी निवेश में कमी के कारण, सरकारी ऋण और कर्ज को कम करने के कारण, व्यवसायों की ऋण की उपलब्धता में वृद्धि के कारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उच्च ब्याज दरों और निजी निवेश में कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 65, कह रहे केनेसियन अर्थशास्त्र, केनेसियन इकोनॉमिक्स के संदर्भ में अति सक्रिय अर्थव्यवस्था के लिए सरकार की एक आदर्श प्रतिक्रिया क्या है। तो कह रहा सरकारी व्यय में वृद्धि करना और संकुचनकारी राजकोषीय नीतियों को लागू करना या करों में कमी करना, उपभोक्ता व्यय को प्रोत्साहित करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संकुचनकारी राजकोषीय नीतियों को एग्जीक्यूट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो अगर हम लोग किसी सूची के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर हमको 3 प्रकार की सूचियाँ देखने को मिलती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इनमें से समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन आता है। तो समवर्ती के लिए समाचार पत्र, जुआ, मुद्रा, मत्स्य पालन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समाचार पत्र, जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में हरित क्रांति के बाद कौन सी क्रांति हुई जिसमें फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। अच्छा, तो कह रहे नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, स्वर्ण क्रांति। तो आइए देखते हैं सवाल को। कह रहा नीली क्रांति, तो ये बेसिकली मछली उत्पादन से था। श्वेत, ये हमारा दुग्ध उत्पादन से था। और पीली, ये सरसों उत्पादन से था।
तो इसमें से कह रहा है कि फलों और सब्जियों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण क्रांति, डी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में कौन सी सूक्ष्म वित्त संस्थाओं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की एक भूमिका है? विदेशियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, छोटे वित्तीय संस्थानों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, निम्न आय वर्ग को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना और उच्च आय वर्ग को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। तो इसका सही जवाब जो होगा निम्न आय वर्ग को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की वस्तु का लाभ लेने के लिए किसी व्यक्ति को दूर रखा जा सकता है? तो कह रहा है कि निजी, मेरिट, फ्री राइडर और सार्वजनिक। तो इसका सही जवाब होगा निजी, प्राइवेट। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है? तो न्यूनतम की बात की जाएगी तो ये सबसे न्यूनतम केरल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 71, सरकार की राजकोषीय नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो अधिकतम रोजगार सुनिश्चित करना, मुद्रास्फीति को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना, यूएसए को माल बेचना। तो सरकार की जो राजकोषीय प्राथमिक नीति का उद्देश्य है वो अधिकतम रोजगार सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीब व्यक्तियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट सवाल, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा जो है लिंगानुपात यानी जो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है वो कहाँ का है? देखिए मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और नागालैंड। तो सबसे ज़्यादा की बात आती है तो तमिलनाडु आ जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 10.4%, 2.4%, 8.6%, 8.2%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8.6%। अगला देखिएगा 75 नंबर, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौतियां क्या थी? युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन। तो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी आर्थिक चुनौती क्या थी? तो उसकी बेसिकली आर्थिक चुनौती युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन था। अगला देखिए, डॉक्टर पीसी महालनोबिस को कहा जाता था। तो डॉक्टर पीसी महालनोबिस जो थे ये फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स थे। ठीक, तो देखते हैं कि हरित क्रांति नहीं होगा। आरबीआई का संस्थापक, सी इज द राइट आंसर। भारतीय सांख्यिकी का जनक बोला जाता था इन्हें। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीब व्यक्तियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो मेघालय, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा झारखंड। 78, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना था? तो कह रहा है ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो कह रहा है चौथी, सातवीं, छठी और दूसरी। तो ये 4th 5 ईयर प्लान की बात की जा रही है यहाँ पर, यानी जो 4th 5 ईयर प्लान था इसमें स्थिरता के साथ वृद्धि करना, ठीक, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, इस तरीके की बात यहाँ पर उद्देश्य दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का कार्यान्वयन आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री 20 सूत्री कार्यक्रम पर केंद्रित कर दिया गया था?
तो देखिए, पांचवी योजना, छठी योजना, तीसरी योजना, चौथी योजना। सही जवाब हो जाएगा इसका पांचवी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जैन आबादी सबसे अधिक है? तो जैन आबादी सबसे अधिक है, देखो, पुदुचेरी, दिल्ली, लक्षद्वीप, दमन और दीव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से 81, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत को बांग्लादेशी शरणार्थियों की घुसपैठ की चुनौती का सामना करना पड़ा? तो छठी योजना, द्वितीय योजना, चौथी योजना, पांचवी योजना। तो ये चौथी योजना का हिस्सा था। अगला देखिए 82 नंबर, खाद्य आयात पर भारत की निर्भरता पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? खाद्य आयात पर निर्भरता में कमी, खाद्य आयात पर निर्भरता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, खाद्य आयात पूरी तरह से बंद हो गया और खाद्य आयात पर निर्भरता बढ़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खाद्य आयात पर निर्भरता में कमी। अगला क्वेश्चन 83, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम की बात की जा रही है। चंडीगढ़, दमन और दीव। देखिए, किस केंद्र शासित प्रदेश है? वो यूटी की बात कर रहा है, ठीक। यानी ऐसा कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है? दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, पुदुचेरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दमन और दीव। क्वेश्चन नंबर 84, शुरुआती 7 पंचवर्षीय योजनाओं के अंत को निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष चिन्हित करता है जो 1950 से शुरू हुई थी? तो देखिए, 1984, 1990, 1988 और 1986। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1990। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति के दौरान कौन सी नई कृषि पद्धति शुरू की गई थी? पारंपरिक बीजों का उपयोग, ठीक है, जैविक खेती की विधियां, ठीक है, आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग और पशु श्रम पर निर्भरता। तो सही जवाब हो जाएगा आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता, मेल फीमेल का जो लिटरेसी है रेट, कह रहा है इनमें अंतर सबसे अधिक कहाँ है? सबसे ज़्यादा डिफरेंस कह रहा है कहाँ पे है? तो झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट देखिए 87 नंबर, हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान क्या था? शहरीकरण में वृद्धि, प्रौद्योगिकी का कम उपयोग, औद्योगिक वृद्धि में कमी, जैव विविधता की हानि। तो इसका जो सही जवाब था वो जैव विविधता की हानि, यानी बायोडाइवर्सिटी लॉस। अगला देखिए 88, भारतीय जनगणना में किसी व्यक्ति को साक्षर माने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? तो ये 7 वर्ष थी। संयुक्त राष्ट्र ने कह रहा है किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया था, यानी मोटा अनाज वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था? तो ये 2023 में था, मोटे अनाज का वर्ष। देखिए, मोटे अनाज का वर्ष, मोटे अनाज का वर्ष ये 2023 था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 90, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आत्मनिर्भरता पर विशेष रूप से जोर दिया गया था? तो तीसरी, नौवीं, प्रथम, छठी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसमें आत्मनिर्भरता पर विशेष फोकस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेब्ट
शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। सरकार द्वारा किया गया कुल निवेश, सरकार द्वारा अपने ऋणदाताओं को देय कुल धनराशि, किसी देश के नागरिकों द्वारा देय कुल धनराशि, सरकार द्वारा उत्पन्न कुल राजस्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरकार द्वारा अपने ऋणदाताओं को देय कुल धनराशि। नेक्स्ट, ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जिसे पूरी होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया था और क्यों? तो देखो, द्वितीय योजना आर्थिक अस्थिरता के कारण, तृतीय योजना, सातवीं योजना और पांचवी योजना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो पांचवी योजना हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा पांचवी योजना, सरकार में परिवर्तन के कारण। यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो गवर्नमेंट चेंज हुई थी, इसलिए जो है उसको समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 93, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का अनुपात भारतीय जनसंख्या में सबसे कम है? तो सबसे कम की बात कही जाएगी तो कह रहा जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई। तो जैनियों की सबसे कम, धार्मिक समुदाय में सबसे कम रेशियो है इनका। अगला, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? बात 1951 की हो रही है। तो 1951 के अनुसार इनकी साक्षरता दर थी 18.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFSC कह रहा कैरेक्टर वाला एक कोड है जो उस बैंक और शाखा की पहचान करता है जिसमें आपका खाता है। तो ये कह रहा है कि कितने नंबर का होता है IFSC कोड। तो अगर हम लोग IFSC कोड की बात करेंगे तो ये जो IFSC कोड होता है ये 11 अंक का होता है। तो कभी कभी पूछ देता है कि जो आधार है हमारा, आधार नंबर जो है इसमें कितने अंक होते हैं। ठीक है, तो आधार के बारे में, तो जैसे जब आधार कार्ड के बारे में आधार में पूछ देता है, ये भी क्वेश्चन SSC ने एक बार दिल्ली पुलिस में पूछा था। तो इसमें 12 अंक होते हैं, 12 नंबर इसमें जो है 12 नंबर होते हैं। अगला देखिए 96, 2011 की जनगणना के अनुसार 7 सिस्टर्स राज्यों में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। तो सही जवाब इसका हो जाएगा मिजोरम। आगे देखिए 97, रोलिंग योजना कब अपनाई गई थी? तो अभी हमने बात की थी, अभी क्वेश्चन एक बार ही आ चुका है, रोलिंग योजना किस लिए अपनाई गई थी? ठीक, तो देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 5वीं के बाद 7वीं और 6ठी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान आया था। क्वेश्चन नंबर 98, संतुलित बजट उस स्थिति को कहा जाता है जहाँ, तो संतुलित की बात होगी जहाँ चीज़ें बराबर होंगी, ठीक, बैलेंस्ड होगा वहाँ पे। तो कह रहा निजी राजस्व सरकारी व्यय के बराबर होता है, सरकारी राजस्व निजी व्यय के बराबर होता है ना, सरकारी राजस्व सरकारी व्यय के बराबर होता है, और सरकारी राजस्व सरकारी निवेश के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो सरकारी राजस्व है वो सरकारी व्यय के बराबर होता है। अगला देखिए 99 नंबर, 1973 के वैश्विक तेल संकट का 5वीं पंचवर्षीय योजना पर क्या प्रभाव पड़ा था? यानी जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी 74 से 79, इस पर कह रहा है इसमें क्या ही इफेक्ट पड़ा था? तो इससे योजना के औद्योगिकरण उद्देश्यों में तेजी आई थी या इसका योजना पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा था? इससे कृषि पर दिए जाने वाला जो ध्यान था उसमें कमी आई थी या आर्थिक व्यवधान को पुनः प्राथमिकता निर्धारण का कारण बना था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा।
यह आर्थिक व्यवधान को पुनः प्राथमिकता निर्धारण का कारण बना था। क्वेश्चन नंबर 100, सरकार की विस्तारवादी राजकोषीय नीति से आमतौर पर किस परिणाम की अपेक्षा की जाती है? तो किस परिणाम की अपेक्षा की जाती है? उच्च ब्याज दरें, सार्वजनिक व्यय और निवेश में कमी, सरकारी बचत में वृद्धि, आर्थिक विकास में प्रोत्साहन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से किस प्रकार का उद्योग न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है और प्रकृति की ओर उन्मुख है? तो प्राथमिक उद्योग, जननिक उद्योग, विनिर्माण, सेवा। तो प्राथमिक उद्योग, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना था? यानी जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो कितना था? 945, 927, 940 और 919। तो इसकी बात की जाएगी तो ये 919 है सही जवाब इसका। अगला देखिए, वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNCs क्या भूमिका निभाती हैं? वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को हतोत्साहित करती हैं, वे व्यापार पर राष्ट्रीय नीतियों को विनियमित करती हैं, वे केवल स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देती हैं, वे विभिन्न देशों में उत्पादन और बाजारों को एकीकृत करती हैं। डी। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम छत्तीसगढ़, अरुणाचल, सिक्किम, हरियाणा। तो हरियाणा हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, 1951 से 1990 के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजनाएं शामिल की गई? तो 6, 9, 8, 7। तो 7 पंचवर्षीय योजनाएं इसमें शामिल की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का लाभ है? तो ई कॉमर्स की अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो ये ग्राहक सेवाओं में कमी, उत्पादों का सीमित विकल्प, विस्तृत बाजार पहुंच, उच्च परिचालन लागत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विस्तृत बाजार पहुंच। नेक्स्ट 107 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात सूरत, कारगिल, दमन, चंडीगढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दमन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? यानी जो साउथ स्टेट है उनमें से किसका लिटरेसी रेट सबसे कम है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या 12वीं पंचवर्षीय योजना का उपशीर्षक यानी जो 12th 5 ईयर प्लान है इसका सबटाइटल क्या है? तो अगर इसके हम सबटाइटल की बात करेंगे तो इसका सबटाइटल था हमारा तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। ये इसका सही जवाब हो जाएगा, तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। क्वेश्चन नंबर 110, आर्थिक समृद्धि का अच्छा संकेतक क्या है? राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उपभोग, विदेशी निवेश, सकल घरेलू उत्पाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। 111, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबों की संख्या में सबसे तेजी से गिरावट आई है? तो सबसे तेजी से गिरावट आई है, इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। 112, भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में
बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है? तो सबसे अधिक की बात की जाएगी तो ये दादरा नगर हवेली और दमन दीव इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या की बात की जाएगी तो ये मिजोरम इसका सही जवाब हो जाएगा। ये पूर्वोत्तर में सबसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, 1966 और 1969 के बीच योजना अवकाश का प्राथमिक कारण क्या था? तो आर्थिक उदारीकरण, अपस्फीति, तृतीय पंचवर्षीय योजना की विफलता, राजनीतिक अस्थिरता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना की विफलता। तो जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था ये सक्सेसफुल नहीं रहा था, इसलिए वहाँ पर योजना अवकाश दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 115, 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट की अगर बात की जाएगी तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा मिजोरम। अभी एक बार और ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 116, औद्योगिकरण के प्रति दृष्टिकोण के संदर्भ में दूसरी पंचवर्षीय योजना 56-51 पहली पंचवर्षीय योजना से किस प्रकार भिन्न थी? तो कह रहा है कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो पहली पंचवर्षीय योजना से किस तरीके से जो है उसमें भिन्नता थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट देखिए 117, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को महान लोबिस योजना के नाम से जाना जाता है? तो महान लोबिस योजना, तो पीसी महान लोबिस, ठीक, जिन्हें फादर ऑफ स्टैटिक्स कहा जाता है। तो कह रहा है कि ये किस 5 ईयर प्लान से संबंध रखते हैं? तो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से किस उद्योग को सेवा उद्योग माना जाता है? तो जब सेवा उद्योग की बात आती है, देखिए लौह एवं इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, निर्माण उद्योग, पर्यटन उद्योग। तो सही जवाब इसका हो जाएगा पर्यटन उद्योग। 119, किसी अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना का आधुनिकीकरण लक्ष्य किससे संबंधित है? तो ग्रामीण प्रौद्योगिकी से, पारंपरिक प्रौद्योगिकी से, नई प्रौद्योगिकी से, या ओल्ड पुरानी प्रौद्योगिकी से? तो नई प्रौद्योगिकी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? तो अगर हरित क्रांति की बात की जाएगी तो ये 1966 में शुरू हुई थी। अगला देखिए 121 नंबर, 1956 से 1961 के पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो हैरोल्ड डोमर, जवाहरलाल नेहरू, पीसी महालनोबिस, डी.आर. गाडगिल। तो पीसी महालनोबिस, जिन्हें फादर ऑफ स्टैटिक्स कहा जाता है। तो इसका सही जवाब जो है सी हो जाएगा। अगला देखिए 122 नंबर, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस उत्तर पूर्व राज्य की साक्षरता दर सबसे उच्चतम है? तो उत्तर पूर्व राज्य देखिए मिजोरम, असम, मणिपुर, नागालैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 123, औद्योगिक नीति 1956, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 किस पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित किया गया था कि जिससे समाज का समाजवादी स्वरूप स्थापित किया? तो चतुर्थ, पंचम, प्रथम योजना और द्वितीय योजना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेकेंड 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट देखिए 124 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रमुख कारक है जिसने वैश्वीकरण को सुगम बनाया है? तो वैश्वीकरण को सुगम बनाना देखिए बढ़े हुए टैरिफ और व्यापार अवरोध, प्रौद्योगिकी में तीव्र सुधार, बहुराष्ट्रीय निगमों में गिरावट, अलगवादी नीतियाँ।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो प्रौद्योगिकी में तीव्र सुधार। अगला देखिए 125, अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर राज्य के नियंत्रण के उद्देश्य से औद्योगिक नीति संकल्प 1956 अधिनियमित की गई थी, जो कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना की नींव के रूप में कार्य कर रही थी। तो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान था, यानी सेकेंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला 126, भारतीय संघीय ढांचे में किस सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? तो अवशिष्ट सूची, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। यानी समवर्ती सूची जो है इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। राज्य सूची पर राज्य कानून बना सकता है और संघ सूची पर संघ कानून यानी हमारा सेंट्रल बना सकता है। 127 नंबर, भारतीय कृषि पर हरित क्रांति का प्राथमिक प्रभाव क्या था? खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार की कमी, खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट, खाद्यान्न आयात पर निर्भरता। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, यानी यही हरित क्रांति का हमारा प्राइमरी इफेक्ट था। अगला 128 नंबर, ग्राहकों को वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदने की क्षमता कहाँ से प्राप्त होती है? आय से, अभिरुचि और अधिमान से, विज्ञापन से और निवेश से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आय। अगला देखिए 129, विनिमय माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में कार्य करना किसका एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो ये मुद्रा, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में कार्य करना मुद्रा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। क्वेश्चन नंबर 130, भारत पाकिस्तान युद्ध और आर्थिक संकट के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना बाधित हुई थी? तो भारत पाकिस्तान युद्ध होने के कारण ये थर्ड 5 ईयर प्लान जो था ये हमारा डिस्टर्ब हो गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना। 131, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का एक उद्देश्य नहीं है? 3 उद्देश्य होंगे, एक नहीं होगा। आइए देखते हैं। कह रहा सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। वित्तीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये भी बात सही है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, ये भी ठीक है। कह रहा पारिवारिक आय में कमी, तो 5 ईयर प्लान जो चल रहे थे उस समय, तो कमी लाने की तो बात ही नहीं यहाँ पर। इसका जो नहीं है तो सही जवाब हमारा हो जाएगा डी। आगे देखिए 132, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल को अंतिम उत्पादों फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है? प्राथमिक, जननिक उद्योग, विनिर्माण उद्योग और सेवा उद्योग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग। अगला देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र मिलकर काम करते हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी और सहकारी, विदेशी और निजी, सरकारी और निजी, निजी और कॉर्पोरेट सेक्टर। तो इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा सरकारी और निजी, सरकारी और निजी ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में मिलकर काम करते हैं। 134 नंबर, किस विवरण को सरकारी बजट के रूप में भी जाना जाता है? तो वार्षिक हानि विवरण, एनुअल लॉस स्टेटमेंट, एनुअल एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रेवेन्यू स्टेटमेंट। तो इसका हमारा जो सही जवाब हो जाएगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय
विवरण। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में सबसे कम अंतर है? तो सबसे कम डिफरेंस की अगर बात की जाएगी तो केरल हो जाएगा इसका सही जवाब, केरल। अगला देखिए 136 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य का उद्योग बिक्री के लिए पादपों और जंतुओं के प्रजनन और गुणात्मक वृद्धि से संबंधित है? तो कह रहा है कि निष्कर्षण उद्योग, जननिक उद्योग, सेवा उद्योग, विनिर्माण उद्योग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जननिक उद्योग। 137 नंबर, हरित क्रांति के बाद कृषि पद्धतियों में क्या परिवर्तन देखा गया था? तो हरित क्रांति के बाद क्या हुआ था? देखो, कह रहा कम उपज वाली फसलों से अधिक उपज वाली फसलों की ओर विस्थापन। ये एकदम हरित क्रांति के बारे में एकदम सही बात है। आगे देख लेते हैं, उर्वरकों के उपयोग में कमी, नगदी फसलों से जीविका खेती की ओर विस्थापन, केवल गेहूं की एकल कृषि पर ध्यान केंद्रित करना। तो केवल वाली बात यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कम उपज वाली फसलों में अधिक उपज वाली फसलों की ओर विस्थापन हो गया था। 138 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की जब बात की जाएगी तो पीसी महालनोबिस, ठीक है, फादर ऑफ स्टैटिक्स। 139 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण है? तो उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण खाद्यान्न, मशीनरी, उपकरण, औजार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खाद्यान्न। नेक्स्ट देखिए 140 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जननिक उद्योग जेनेटिक इंडस्ट्री का एक उदाहरण है? कुक्कुट पालन, बांधों का निर्माण, सीमेंट विनिर्माण, खनन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुक्कुट पालन। 141, द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस सांख्यिकीविद के विचारों पर आधारित थी? तो ये पीसी महालनोबिस साहब थे, ठीक है। तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस। आगे देखिए 142, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 और 79 के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो 5 ईयर, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, रक्षा और सैन्य विस्तार, कृषि विकास और शिक्षा, औद्योगिकरण और अवसंरचना। तो इसका जो सही जवाब था हमारा गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। अगला नेक्स्ट देखिएगा 143, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना था? तो अगर हम लोग जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर था, ठीक है। 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। 144, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या कहाँ की है? बिहार की। अगला देखिए 145, भारत ने के समाजवादी आदर्शों से प्रभावित होकर 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। यानी भारत ने जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी आदर्शों से प्रभावित होकर इन्होंने पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में अपनी स्टार्ट की थी। अगला देखिए 146, किस संदर्भ में सभी पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य ग्रोथ था? तो यानी ग्रोथ करना, तो देश में विदेशी निवेश में वृद्धि, देश की वस्तु और सेवा उत्पादन क्षमता की वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, देश में सेवा और वस्तु की आयात वृद्धि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगला देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर का एक भाग है? तो हमने कहा था प्राइमरी, सेकेंडरी और तृतीयक। तो ऐसे सेक्टर्स में हमारी चीज़ें बांटी गई हैं। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि प्राइमरी सेक्टर में क्या है, तो प्रसारण सेवाएं, पशुपालन, निर्माण, रियल इस्टेट। तो यहाँ पर जो इसका होगा प्राइमरी सेक्टर, यानी प्राइमरी सेक्टर होगा पशुपालन। और जब थर्ड वाले की बात की जाती है तीसरे सेक्टर की, तो तीसरे में जैसे समाचार पत्र आ जाता है हमारा, समाचार पत्र। आगे देखिए 148 नंबर, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974-1979 की अनोखी विशेषता क्या थी? तो कह रहा है कि इसकी अनोखी विशेषता क्या थी? तो इसकी अनोखी विशेषता यही थी कि गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया था। इसमें किसमें जोर दिया गया था? गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया था। आगे देखिए WTO का प्राथमिक कार्य क्या है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो देखिए केवल घरेलू व्यापार को बढ़ावा देना, वैश्विक पर्यटन को विनियमित करना, ठीक है, और विकासशील देशों का वित्त पोषण करना, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी 150। आधुनिक अर्थव्यवस्था में सेवा उद्योग क्यों महत्वपूर्ण है? यह आर्थिक विकास में सहायक गतिविधियों के प्रावधान में मुख्य भूमिका निभाता है। यह आवश्यक वस्तुओं का विनिर्माण करता है। यह अन्य उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। यह केवल लघु व्यवसायों को ही प्रभावित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह आर्थिक विकास में सहायक गतिविधियों के प्रावधानों में मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देखिए 151। व्यापार के संदर्भ में थोक व्यापारी कौन है? तो कह रहा है वह व्यक्ति जो माल का परिवहन करता है, वह व्यक्ति जो माल का उत्पादन करता है, वह व्यक्ति जो बड़ी मात्रा में खरीदता और बेचता है, वह व्यक्ति जो छोटी मात्रा में माल खरीदता बेचता है। तो सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई? तो सबसे कम पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड। तो सबसे कम की बात अगर आती है यहाँ पर तो सबसे कम बिहार। 153। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना की हम लोग बात करेंगे तो ये हैरोड मॉडल पर आधारित थी, और दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। आगे देखिए 154। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का परिणाम नहीं है? 3 इनमें से परिणाम होंगे, एक नहीं है। तो नहीं वाले को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर अत्यधिक निर्भरता, ठीक है, कृषि अवसंरचनाओं में सुधार, ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या में कमी, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। तो इसका जो नहीं है तो इसका यह जवाब हो जाएगा ग्रामीण जनसंख्या में कमी। नेक्स्ट देखिएगा 155 नंबर, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM का लक्ष्य क्या था? लाल क्रांति के लक्ष्य को हासिल करना, मीठी क्रांति के लक्ष्य को हासिल करना, काली क्रांति के लक्ष्य को हासिल करना, गुलाबी क्रांति के लक्ष्य को हासिल करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीठी क्रांति के लक्ष्य को हासिल करना। मीठी क्रांति के लक्ष्य को हासिल करना। बेसिकली ये जो गुलाबी क्रांति है ये झींगा मछली से संबंधित थी। झींगा मछली,
नेक्स्ट देखिए 156, पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में तीसरी योजना अवधि 61 से 66 के दौरान किस बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था इस दौरान। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा ए, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। 157, कर खेती, मत्स्य और वानिकी जैसी गतिविधियों में कौन सा उद्योग सम्मिलित है। तो इसमें ये तो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, खेती करना, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। 158, पंचवर्षीय योजना 51 से 56 का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो तीव्र औद्योगिकरण, कृषि विकास, भारी उद्योग और उद्योगों का निजीकरण। तो इसका प्रथम में तो कृषि पर ही फोकस किया गया था। नेक्स्ट देखिए 159, व्यापार में विज्ञापन की क्या भूमिका है। तो व्यापार में जो विज्ञापन की भूमिका है, व्यवसायों को वित्त पोषित करना, माल का परिवहन करना, ग्राहकों को सूचित एवं आकर्षित करना, माल का उत्पादन करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि ग्राहकों को सूचित एवं आकर्षित करना। 160, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का एक उद्देश्य था। तो आत्मविश्वास नहीं, स्वयं साध्य ये भी नहीं, आत्मनिर्भरता, आत्म प्रेरणा। तो इसका जो सही जवाब होगा ये आत्मनिर्भरता। ये पंचवर्षीय योजनाओं का एक उद्देश्य था, आत्मनिर्भर भारत। 161, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। तो प्रथम की बात आएगी तो 1951 से। नेक्स्ट देखिए अगला देखिए, भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ब्रिटिश संस्कृति का अनुसरण करना, निजीकरण की प्रक्रिया शुरू करना, विकास प्रक्रिया की शुरुआत करना, अद्वितीयता की शुरुआत करना। तो जो योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था हमारा विकास प्रक्रिया की शुरुआत करना, विकास प्रक्रिया की शुरुआत करना। अगला देखिए, पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य लक्ष्य कौन से थे। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य लक्ष्य क्षेत्र कौन से थे। तो कृषि एवं उद्योग क्षेत्र, ठीक है, कृषि और विदेशी, उद्योग और सेवा क्षेत्र, कृषि और सेवा क्षेत्र। तो पहली पंचवर्षीय योजना का तो सबसे पहले कृषि पर ही फोकस किया गया था, और जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसमें उद्योग के बारे में बात की गई थी। तो इसका ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 164, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो भारत में जो बात आती है हरित क्रांति के जनक, ठीक है, तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे उसको बेसिकली जो है एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट देखिए 165, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज की गई थी। तो सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर कहाँ दर्ज की गई थी। तो देखिए सिक्किम, गोवा, केरल, मिजोरम। तो सबसे ज़्यादा केरल में। प्रथम 166, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो सबसे ज़्यादा अगर सर्वोच्चता की बात की जाएगी तो ये कृषि हो सकता है, इसका सही जवाब कृषि होगा। अगला देखिए 167, भारत में हरित क्रांति के कारण किस फसल के क्षेत्रफल और उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई थी। तो सबसे ज़्यादा गन्ना, दाल, चाय, कॉफ़ी, गेहूँ, चावल और कपास। तो गेहूँ और चावल में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी, ग्रोथ हुआ था यहाँ पर। 168, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ है।
केरल, असम, गोवा, तमिलनाडु। तो सबसे ज़्यादा केरल। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा देखो, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। तो सबसे ज़्यादा केरल। अगला देखिए, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, वित्तीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो इसका सही जवाब होगा कृषि क्षेत्र। सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरित क्रांति का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? औद्योगिक विकास, जनसंख्या में यानी जो जनसंख्या वृद्धि में कमी करना, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। तो सही जवाब हो जाएगा कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। तो ये थे हमारे एसएससी जीडी 2025 में जितने भी इकोनॉमिक्स के सवाल पूछे गए थे, उसमें से हमने सभी क्वेश्चंस को कवर किया है। हूबहू वही प्रश्न है जो अभी एसएससी ने अपने एग्ज़ाम में पूछे हैं। तो देखिएगा अगर आपको कुछ बेनिफिट मिलता है यहाँ से। थैंक यू वेरी मच।